तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एटम्स और ये है यूनिट नंबर 8 फिजिक्स से। एटम्स बहुत हद तक तो वही है जो आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था। केमिस्ट्री के अंदर आपका ये टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर, तो उसी से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है एटम्स एटॉमिक मॉडल्स। तो इसमें हम अब एटॉमिक मॉडल्स को फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, उस पर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगाकर देखेंगे कि कौन सा मॉडल सही था कौन सा गलत था। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो आया दैट वाज जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय द जे थॉमसन मॉडल called जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। This model was compared with the watermelon। सब बच्चे जानते हैं ये पॉइंट, watermelon और pudding model। Why it is called watermelon or pudding model? Because in this model J.J. Thomson proposed that atom consists of positive charged shell, uniformly positive charged shell, and electrons are embedded in it. Electrons are embedded in it like seeds। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स। तो इसको उस समय में बच्चों वाटरमेलन और पुडिंग मॉडल से कंपेयर किया गया था। ठीक है, तो ये एटम का मॉडल है, ये सारा आउटर शेल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज्ड है और यहाँ पर जे थॉमसन के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ कुछ प्लेसेस पर यहाँ इलेक्ट्रॉन रेंडमली एम्बेडेड है, जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होती हैं। सो एनीवन नोस व्हाई दिस मॉडल फेल्ड? क्या रीजन था इसके फेल होने का? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो। बाद में चलकर ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाया बच्चों, तो क्या रीजन था इसके फेल होने का? एनीवन नोस? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो। जरूर किसी को तो आता होगा क्लास में। व्हाई दिस मॉडल गेट फेल्ड? यस रिदम। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था। यस, राइट जो आंसर उसने बाय रिदम, वेरी गुड। सल्फर सो बिल्कुल सही कहा रिदम ने, जैसा कि आप सबने सुना। तो क्या हुआ था, जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, और उन रदरफोर्ड ने उस समय वो रदरफोर्ड काम कर रहे थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर। सो रदरफोर्ड कैरिड आउट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड कैरिड आउट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को जो थॉमसन ने मॉडल प्रपोज किया वो सेटिस्फाई नहीं करता था। ठीक है, सो जे थॉमसन मॉडल do not satisfy this alpha scattering experiment। this alpha scattering experiment यार तेरे दिमाग do not satisfy this alpha scattering experiment। तो ये वहां पर satisfy नहीं हुआ था। so anybody knows what is alpha scattering experiment? Can anyone tell me some points related to alpha scattering experiment? Can you recall alpha scattering experiment? Please raise your hands। yes Akshita, Kashish। सर जब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के थ्रू पास करा गया था। यस, तो क्या हुआ था? यस रिदम, आप बताइए बेटा क्या हुआ था तब? तो सर कुछ पार्टिकल वापस आ गए थे, मतलब डेविएट हो गए 180 डिग्री यस, एंगल से। बिल्कुल सही। बहुत कम। यस यस सताक्षी। So maximum particles डेविएट गए थे, कुछ स्मॉलर एंगल थे। बिल्कुल सही। तो यस, आप सब बच्चे बिल्कुल सही रिकॉल कर रहे हैं।
हम उसी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा है। तो हम उसी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझाने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपने सिर्फ उसकी थ्योरेटिकली स्टडी की है, तो आज हम फिजिक्स के लॉज उस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? ओके, सो अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयनाइज्ड हीलियम आयंस, He2 पॉजिटिव आयंस। अल्फा पार्टिकल्स का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों हीलियम का 2, मास नंबर 4, और इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यानी अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर चार्ज है। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट 1800s के लास्ट में किया, या 1900s की स्टार्टिंग आप कह लीजिए। उस समय अल्फा पार्टिकल क्रिएट करना नेचुरली इतना इजी नहीं था। सो ही टुक ए बिस्मथ। Bismuth is a radioactive element. He took radioactive bismuth. So anyone knows what is radioactive elements? What we mean by radioactive elements? Radioactive elements are those whose nucleus is unstable, and this nucleus emits three kind of radiations. थ्री काइंड ऑफ रेडिएशंस। कौन सी तीन रेडिएशंस एमिट होती हैं? सो तीन तरह की रेडिएशंस होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तीन तरह की रेडिएशंस कुछ न्यूक्लियस से एमिट होती हैं, जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, और इस फिनोमिना को रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। अल्फा रेज में न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है कुछ रिएक्शंस की वजह से। बीटा रेज में न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन पार्टिकल एमिट होते हैं। ये ई नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, और ये ई पॉजिटिव को कहते हैं पॉजिट्रॉन। और गामा रेज में गामा रेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एमिट होती हैं। तो ये तीन तरह की रेज एमिट होती हैं। सो उस समय रदरफोर्ड ने बिस्मथ को यूज किया और बिस्मथ से अल्फा पार्टिकल्स को एमिट किया, और इस अल्फा पार्टिकल की एक हाईली कोलिमेटेड बीम बनाई। व्हाट इज हाईली कोलिमेटेड बीम? मतलब बहुत नैरो बीम वहां पर बनाई गई। और नैरो बीम बनाने के लिए उन्होंने एक लेड कैविटी का यूज किया। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ पर बच्चों लेड कैविटी है। लेड क्यों लिया? क्योंकि लेड में से अल्फा पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी नैरो ओपनिंग रखी गई, जिसको यहाँ मैं पिंक कलर से देखिए शो कर रहा हूँ, और यहाँ अंदर रेडियो एक्टिव बिस्मथ रखा गया। उस बिस्मथ में से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं ऐसे, और इस नैरो रीजन से निकलते हैं, तो एक हाईली कोलिमेटेड नैरो बीम बन जाती है। और उस नैरो बीम को एक थिन गोल्ड फॉइल से पास किया गया। थिन गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल कितनी थिन है? बहुत थिन है, बहुत थिन है, जस्ट एक एटम जितनी थिक, यानी 10⁻⁻⁷ मीटर इसकी थिकनेस है। और इस थिन गोल्ड फॉइल के पीछे एक डिटेक्टर रखा गया। डिटेक्टर जो कि जिंक सल्फाइड की एक लेयर है, जिंक सल्फाइड की सरफेस है, और उसके साथ माइक्रोस्कोप अटैच है। तो डिटेक्टर में ऐसा होता है कि जब अल्फा पार्टिकल इस डिटेक्टर से जाकर कोलाइड करते हैं किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ जाकर अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया, तो यहाँ पर एक फ्लैश या लाइट एमिट होती है, एक फ्लैश प्रोड्यूस होगा। तो इसके हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि स्क्रीन के किस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया है। इसलिए जिंक सल्फाइड का यहाँ पर डिटेक्टर लिया गया और अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया गया विद एक काइनेटिक एनर्जी। कुछ काइनेटिक एनर्जी उन्हें दी गई, और वो काइनेटिक एनर्जी थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों अब हम एटम और न्यूक्लियाई को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम जितनी एनर्जीज हैं उनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट्स में मेजर करेंगे। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल एनर्जी के इक्वल। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आपका यूज होना है। आपको सारी यूनिट्स एनर्जीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलनी है और आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने में उन्हें जूल में चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये 1.6 10⁻⁻13 जूल तक होता है। मेगा मतलब 10⁻6। तो ये बीम अल्फा पार्टिकल की इस गोल्ड फॉइल में से पास होती है, नैरो थिन गोल्ड फॉइल, और पीछे पड़े डिटेक्टर और स्क्रीन पर जाकर कोलाइड करती है और इसके रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम कि हमारे पास रिजल्ट्स कैसे आए। अब रिजल्ट्स कैसे आए तो उसके लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, एक ग्राफ बनाकर समझाता हूं और जिससे हम रिजल्ट्स को अच्छे से समझ सकें। सो एक्स एक्सिस पर मैं प्लेस कर रहा हूं एंगल ऑफ डेविएशन या स्कैटरिंग, यानी अल्फा पार्टिकल किस एंगल से डेविएट हुआ, स्कैटर्ड हुआ, उसे मैं वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर ले रहा हूं, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। सो ग्राफ लुक्स लाइक दिस। तो ये यहाँ पर ये काफी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं, जस्ट नियरली 10⁻⁷, और इनका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो बहुत कम है, बिटवीन इवन लेस देन 10 डिग्री। तो यानी ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल 10 डिग्री के से भी कम एंगल से डेविएट हुए हैं, बहुत 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 कम एंगल से डेविएट हुए हैं। और इस बेसिस पर रदरफोर्ड को ये समझ आया कि एटम के अंदर का ज्यादातर स्पेस बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, क्योंकि डेविएशन नहीं हुई, स्कैटरिंग नहीं हुई, फैले नहीं। अल्फा पार्टिकल जिस लाइन से जा रहे थे उसी लाइन से ऐसे जाते गए और बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं हो पाए, जो कि ये सजेस्ट करता है कि एटम के अंदर का ज्यादातर स्पेस, मैक्सिमम स्पेस बिल्कुल खाली है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जितने भी अल्फा पार्टिकल यहां से गए उसके 0.14% अल्फा पार्टिकल ही स्कैटर्ड हो पाए। वो भी कैसे स्कैटर्ड हुए तो अब हम उसके बारे में समझेंगे। तो इस बेसिस पर रदरफोर्ड को ये समझ आया कि एटम के अंदर का ज्यादातर स्पेस बिल्कुल ही एम्प्टी है, और देखा गया कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो 180 डिग्री एंगल से स्कैटर्ड हुए। 180 डिग्री स्कैटरिंग का मतलब जिस पाथ से वो गए उसी पाथ से वो वापस भी आए। तो ऐसे पार्टिकल्स कितने थे? ऐसे पार्टिकल थे 1 इन 8000। 1 इन 8000 इतनी कम फ्रैक्शन थी जिनके अंदर एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री तक आया, और बाकी कुछ पार्टिकल्स में स्कैटरिंग 180 डिग्री से कम आया, लाइक 120, 90। ऐसे पार्टिकल्स बहुत कम थे। ओवरऑल आप देखिए कि सिर्फ 0.14% पार्टिकल्स ही स्कैटर्ड हो पा रहे हैं। तो इस बेसिस पर रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया, पहला पॉइंट, कि एटम के अंदर का मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। और सेकंड उसने ये समझा कि एटम के सेंटर पर, एट सेंटर देयर इज अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज यूनिट इज प्रेजेंट। हैवी क्यों? क्योंकि यहां पर 180 डिग्री का डेविएशन तभी हो सकता है जब सेंटर पर कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, जैसे कि यहां से ये गया और इससे ये टकरा के वापस आ गया। तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब सेंटर पर कुछ बहुत हैवी हो, यानी एटम का सारा मास, या आप कह लें कि ज्यादातर मास सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकी उसके अराउंड का स्पेस बिल्कुल खाली है। और ये सेंटर वाली यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों मैं कि सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होगा? समझ आ रहा है आपको? प्लीज रेज योर हैंड। मैं ऐसा क्यों समझ रहा हूं, कह रहा हूं कि सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए? इसका रीजन ये है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल भी अगर पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी यहां पर ये 180 डिग्री से रिपेल होकर वापस आएगा।
इसलिए रदरफोर्ड की थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट आता है कि एटम के सेंटर पर एक काफी हैवी, जिसमें एटम का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो और पॉजिटिव यूनिट प्रेजेंट होती है, इसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसलिए इस रदरफोर्ड मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट्स में एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। और रदरफोर्ड ने इस मॉडल को प्लेनेटरी मोशन से, प्लेनेटरी मॉडल से कंपेयर किया। प्लेनेटरी मॉडल क्या था? लाइक सन के अराउंड प्लैनेट्स अर्थ रिवॉल्व करते हैं, तो इस कारण से उसने इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल से कंपेयर किया। तो ये कुछ मॉडल के पॉइंट्स थे जो कि अभी हमने समझे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग अब स्टार्ट करें तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक टर्म है यहाँ पर, इसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये आपने जब 11th केमिस्ट्री में चैप्टर किया तब ये टर्म नहीं किया था, इम्पैक्ट पैरामीटर। और इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस चैप्टर से 2 नंबर का जो क्वेश्चन आया वो इस इम्पैक्ट पैरामीटर पर बेस्ड था। 80 to 90% स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, जबकि बड़ा बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इस टॉपिक को, इम्पैक्ट पैरामीटर को समझाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल डेविएट क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? देखिए ये जो मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ, सपोज ये न्यूक्लियस है। अब अल्फा पार्टिकल के मैं पाथ को शो करता हूं आपको। देखिए मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल ऐसे चला गया, और एक अल्फा पार्टिकल, ये जो व्हाइट लाइन में बना रहा हूँ ये अल्फा पार्टिकल के पाथ हैं, ये न्यूक्लियस के पास से गया और ऐसे डेविएट हो गया। एक अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल सेंटर की लाइन में आया वो 180 डिग्री से डेविएट हो गया। ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के थोड़ा सा और पास से गया, ये थोड़ा सा और ज्यादा एंगल से ऐसे डेविएट हो गया। ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से जा रहा है, ये थोड़ा सा और ज्यादा एंगल से ऐसे डेविएट हो गया। तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड टेल मी why such kinds of deviations are occurring, why alpha particles which are going closer to the nucleus showing deviation. Yes Rishti. Such strong repulsive forces due to positive charge nucleus. Right answer. This is due to the strong repulsive forces of positive charge Nucleus. nucleus and positive charge alpha particle. This nucleus is positive charge, as well as the alpha particle which is coming here is also positive charge, and according to the coulombs you have studied, like charges repel each other. Okay, now see the path which I am making with the green color. Tell me, ये particle deviate क्यों नहीं हुआ? Why such green path is observed? This means here particle is not showing any deviation. Why? Why the particle which is going along green path not showing any deviation? Okay, yes Kashish. Sir, because most of the space inside the atom is empty. So why that green particle which is going not showing any deviation? Yes Satakshi. So because range of the repulsion is less. Yes, right answer. This nucleus creates an electric field in its surrounding. चार्जेस से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस न्यूक्लियस क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज है वो इस वाइट डॉटेड लाइन तक है, मान लीजिए ये जो मैंने अभी बनाया। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड्री ऑफ फील्ड। इसका मतलब अगर इसके बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा वो डेविएट नहीं होगा, और अगर वो इसके अंदर से चार्ज पार्टिकल जाएगा तो वो डेफिनेटली डेविएट होगा ड्यू टू द रिपल्सिव forces. So is this clear? Any doubt related to this diagram? Please raise your hands. So I think ये सबको समझ आया होगा बच्चों। ये भी डायग्राम पेपर में आता है। इस डायग्राम का नाम है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, इट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल ट्रजेक्ट्री। अल्फा पार्टिकल
ट्रैजेक्टरी, एनसीईआरटी बुक में भी आपको बना हुआ मिल जाएगा, तो बुक में भी इसको अच्छे से जरूर समझना और रीड करना और एक बार ड्रॉ करके देखना खुद भी। तो ये अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरीज मैंने आपको समझाई हैं। अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था इम्पैक्ट पैरामीटर, और इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, तो चलिए फिर से चलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सेंटर से मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी है, रेफरेंस लिया मैंने न्यूक्लियस के सेंटर वाली लाइन को। अब मान लीजिए मेरा अल्फा पार्टिकल जो है वो इस पिंक लाइन के अलोंग इंसिडेंट हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, न्यूक्लियस के पास से जा रहा है इस पिंक लाइन के थ्रू। तो इस पिंक लाइन को कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पिंक लाइन को कहेंगे। और न्यूक्लियस के सेंटर से हमने जो ये लाइन ड्रॉ करी है इसको कहेंगे एक रेफरेंस लाइन। सो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन, the perpendicular distance between these two, between this pink line and this white line is given the name impact parameter, and it is shown by a symbol small b. So small b is called impact parameter and it is shown by small b. So what is the definition of impact parameter now? Can anyone tell me the definition of impact parameter based on this understanding? Please raise your hand अगर आपको समझ आया impact parameter का definition। Yes, अक्षिता। Perpendicular distance between Yes, initial velocity vector and reference line. yes, it is perpendicular distance। ये बच्चों नोट कर लेना, और ये एग्जाम में पूछा जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पर। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर and reference line drawn from the center of nucleus, and reference line drawn from the center of nucleus, reference line drawn from the center of nucleus. So this is impact parameter. Yes, Akshita, any doubt? तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर है बच्चों। चलिए अब आप दोनों डायग्राम को कंपेयर करिए। एक तरफ आपको बोर्ड पर इम्पैक्ट पैरामीटर दिख रहा है, दूसरी तरफ अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी का डायग्राम बनाया गया है, और इन दोनों डायग्राम के बेसिस पर मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जो कि इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर? व्हाट इज मैक्स वैल्यू ऑफ बी? इस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी? इस बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डेविएशन, व्हाट इज एंगल थीटा, डेविएशन एंगल व्हेन बी इज मिनिमम, ठीक है, और व्हाट इज थीटा एंगल व्हेन दिस बी इज मैक्सिमम। तो ये 4 पॉइंट्स 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे इस बार पूछे गए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो प्लीज रेज योर हैंड्स, ट्राई दिस क्वेश्चन। दोनों डायग्राम को कंपेयर करेंगे तो आपको ये आंसर जरूर समझ आ जाएगा। प्लीज रेज योर हैंड्स, गलत या सही कुछ तो ट्राई करिए। ओके, सो इस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ईशा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा कि कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, पूछा जा रहा है क्या हो सकती है वो मैक्सिमम वैल्यू। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर है कि बी की मैक्सिमम वैल्यू तो इनफिनाइट तक हो सकती है, क्योंकि ये तो जस्ट एक डिस्टेंस है न्यूक्लियस के उस सेंटर वाली रेफरेंस लाइन से इनिशियल वेलोसिटी, यानी जिस लाइन के अलोंग आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है उस लाइन के बीच में और रेफरेंस लाइन के बीच में डिस्टेंस है। तो इस पिंक लाइन के लॉन्ग अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है, और व्हाइट लाइन यहाँ पे डॉटेड येलो रेफरेंस लाइन है। इन दोनों लाइन के बीच में ये डिस्टेंस कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम 0 हो सकता है। तो बच्चों जब ये डिस्टेंस 0 होगा
तो मतलब कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर वाली लाइन से ही इंसिडेंट होगा। तो बताइए उस समय ये आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना होगा, थीटा कितना होगा फिर? अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल उसी लाइन से इंसिडेंट होगा तो आपका ये थीटा एंगल कितना होगा फिर? प्लीज रेज योर हैंड्स। जब बी की वैल्यू 0 होगी यानी कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की ही लाइन से इंसिडेंट होगा, तो आपको क्या लग रहा है इस थीटा एंगल की कितनी वैल्यू होगी? यस सृष्टि। सर 180। राइट आंसर 180, बिल्कुल सही आंसर 180 डिग्री होगी। क्योंकि ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे वो उसी पाथ से वापस आ गया, तो ये एंगल आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और जब आपके पास b की वैल्यू इनफिनाइट होगी तो इस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सोचिए बच्चों, अगर b इनफिनाइट है यानी हम न्यूक्लियस से बहुत दूर से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, इस ग्रीन लाइन को ध्यान में रख के सोचिए, तो फिर आपका थीटा एंगल कितना होना चाहिए? 0। राइट आंसर बाय इशिता, इट इज 0। सो इट इज 0 डिग्री बिकॉज मैंने क्या दिखाया है कि ग्रीन कलर में यानी जब वो उस रेंज से ही बाहर चला गया जहां तक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो अल्फा पार्टिकल कुछ डेविएट ही नहीं हो पा रहा है, यानी ये एंगल 0 डिग्री है। और जब ये बिल्कुल सेंटर वाली लाइन से इंसिडेंट हो रहा है तो ये एंगल आपका 180 डिग्री है। तो इस बार ये बोर्ड में ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, और मैंने जितने पेपर चेक किए मैंने देखा कि लगभग 80 to 90% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया है, वो नहीं इसका आंसर कर पाए। इतना सिंपल ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया था इम्पैक्ट पैरामीटर पर बेस्ड। और ये एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखी हुई लाइन है कि जब b 0 होगा ये थीटा 0 होगा, और b इनफिनाइट होगा थीटा 0 होगा, b 0 होगा थीटा 180 होगा। ये बुक में भी मेंशन है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ सेकंड बुक को वर्ड टू वर्ड रीड करने की हैबिट डाल लीजिए। पहले ही चैप्टर से आज हम एटम्स कर रहे हैं तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, अब कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, ये मैं एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ डॉटेड लाइन से। ये एटम, ये एक ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, और सेंटर पर हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्रीन कलर की जो बड़ी सी डॉट बनाई है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। अब बच्चों ऐसा है कि अल्फा पार्टिकल यहां से रिलीज किया गया इस पी पॉइंट से, और वो न्यूक्लियस की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इस पाथ के लॉन्ग अल्फा पार्टिकल रिलीज किया गया है। जब अल्फा पार्टिकल को पी पॉइंट से रिलीज किया गया तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी जो कि हमें बताई गई है, हमें पता है कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो फर्स्ट टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, दैट काइनेटिक एनर्जी वाज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी ये मान लो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ये है, क्या अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को एग्जैक्टली हिट कर देगा? ये अल्फा पार्टिकल चलते चलते क्या पूरा न्यूक्लियस से टकरा सकता है कभी भी, या कोई भी ऐसा केस नहीं हो सकता है कि वो न्यूक्लियस को कोलाइड करें? प्लीज रेज योर हैंड्स, व्हाट डू यू थिंक? क्या अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को कोलाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो ईशा कह रही है कि अल्फा पार्टिकल कोलाइड नहीं कर सकता है, और हर्ष कह रहा है कि यस, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को कोलाइड कर सकता है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हर्ष के पास। हाँ जी हर्ष, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कोलाइड कर सकता है? यस सताक्षी, आपको क्या लग रहा है बेटा? सो कोलाइड नहीं होगा क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी यस, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसा कि आप सबने सुना, सताक्षी ने में बताया कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये कोलाइड नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। आप चाहे कितनी भी काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को पॉजिटिवली रिलीज चार्ज है कर तो लीजिए, कोलिजन होने से पहले ही रिपल्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो वो उसके पास जरूर जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कोलाइड नहीं कर सकता है। न्यूक्लियस के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल क्लोज गया है, ये देखिए ये डिस्टेंस, मान लो कि वो अल्फा पार्टिकल इस टी पॉइंट तक ही जा पाया है,
तो न्यूक्लियस के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल क्लोज गया है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी वर्ड से ही समझ आ रहा है कितना नजदीक से अप्रोच कर पाया न्यूक्लियस को, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन इस डायग्राम पर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। क्या हम इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट कर सकते हैं? इज देयर एनी वे यू कैन थिंक दैट वी कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गिवन? देखिए, इफ यू नो दिस काइनेटिक एनर्जी, कैन यू थिंक ऑफ एनी वे to calculate this distance of closest approach? Please raise your hands. तो ईशा कह रही है शायद हम कर पाए इसको। क्वेश्चन है, दोबारा सुन लीजिए बच्चों, आपके आगे एक स्क्रीन पर डायग्राम है। क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको ये काइनेटिक एनर्जी बता दूं कि मैंने उसे कितनी काइनेटिक एनर्जी से रिलीज किया है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू मी, कैन आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन एनी वे? लेट मी गिव यू हिंट, यूज इलेक्ट्रोस्टैट्स हियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा और हम शायद इसको कैलकुलेट कर लें। तो थिंक अबाउट, क्या हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? ओके, हाँ जी राजू, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज एक्सप्लेन टू क्लास, आपको क्या लगता है कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड राजू। यस अक्षिता, आप बताइए। सर K(Q1/R) लगा के। क्या होगा उससे, कैसे होगा कैलकुलेट? हाँ जी राजू, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लास को कैसे होगा ये कैलकुलेट? चलिए मैं बताता हूँ। अब मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, एक आप सबने लॉ सुना है ना, नाम सुना है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जब वो पार्टिकल पी पॉइंट पर था उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, कितनी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी थी। जब वो टी पॉइंट पे पहुंचता है उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, रुक जाता है वो। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई उसकी? 5.5 से जीरो हो गई, किधर चली गई? कहाँ चली गई बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और टी पॉइंट पे पहुंच के बिल्कुल जीरो हो गई है। तो किधर गई ये काइनेटिक एनर्जी? यस, राइट आंसर बाय सताक्षी, इट चेंजेस इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही जवाब, इट चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन पुट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दैट पोटेंशियल एनर्जी. So potential energy is given by the formula K Q1 Q2 divide by distance R, and this is kinetic energy. So kinetic energy को K से शो कर दें सिंपली K, और Q1 है अल्फा पार्टिकल का चार्ज दैट इज 2e, और Q2 है न्यूक्लियस का चार्ज दैट इज Ze डिवाइड बाय डिस्टेंस R. तो प्लीज टेल मी व्हाई द न्यूक्लियस चार्ज इज Ze. Raise your hands, tell me why nuclear charge is Ze, and Z here is atomic number of the nucleus. So using this formula I can calculate the value of R as K multiplied 2e multiplied Ze divided by kinetic energy. This is the value of R. So let we take it equation number 2. So why the nuclear charge is Z into E? किसी को समझ आया यहाँ? Z into E क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर, कुछ बच्चों ने हाथ रेज किया है, देखते हैं कौन इसका आंसर करने वाला है हमें। सो यस ताक्षी। सर न्यूक्लियस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं।
यस तो Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यस, जेड एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है इन प्रोटॉन्स की वजह से। ये हम अगले बोर्स मॉडल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है इन प्रोटॉन्स की वजह से, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, सिर्फ साइन अपोजिट होते हैं। इसलिए न्यूक्लियस का पूरा चार्ज है Z मल्टीप्लाइड E, और यहाँ पे ये इक्वेशन सेकंड बन जाता है टू एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करने का ये मेथड हमने ढूंढ लिया है। एक्सप्रेशन नंबर 2 टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? मिनिमम डिस्टेंस up to which alpha particle go closer to the nucleus and reverse back and changes its direction. That minimum distance is called distance of closest approach. तो यहाँ तक हमने कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लिया। चलिए अब कुछ और फिजिक्स यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए ये एटम और यहाँ पर ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो रदरफोर्ड का मानना है कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इस न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो कंपेयर करते हैं सन के मॉडल से। तो ये सन और सपोज ये अर्थ, तो इसकी फिजिक्स यूज करते हैं हम, सन और अर्थ की फिजिक्स। तो प्लीज टेल मी which force is responsible for circular motion? What is the name of force responsible for circular motion? What is the force? Centripetal force. Right answer. It is called centripetal force, which is responsible for the circular motion to happen. Okay. लिख लेता हूं मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए अर्थ और सन के सिस्टम में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है, कौन प्रोवाइड करता है? अनम्यूट योरसेल्फ, गिव मी आंसर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, Gravitational force. राइट आंसर। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड क्वेश्चन इज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? Which force provides the centripetal force? Is this the gravitational force? Why or why not? Attractive force. Electrostatic. Attractive forces. Electrostatic force. न्यूक्लियर तो बच्चों पहले पॉइंट सुन लेते हैं, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए फिर आंसर करिएगा। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन, प्लीज क्लास लीव मत करिएगा, 10 मिनट हो रहे हैं तो आज हम इसको अभी कंप्लीट होने वाला है, तो फिर ही लीव करिएगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इस सिस्टम में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या ग्रेविटेशनल प्रोवाइड करता है, हाँ या ना? अगर आपका आंसर है नो तो ऐसा क्यों लगता है आपको, ये क्वेश्चन है। No, sir. यस, No, नाउ प्लीज टेल मी द आंसर। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपको आंसर समझ आ रहा है, कुछ भी पॉइंट आ रहा है समझ, रेज योर हैंड्स। यस सताक्षी। यस सताक्षी, नाउ यू कैन तो उनका एक्सप्लेन। अट्रैक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि ग्रेविटेशनल नहीं करेगा? सर 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 ग्रेविटी का यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूज ही नहीं होगा क्योंकि फोर्स चार्जेस इन लॉन्ग टर्म ग्रेविटी तो फोर्स मास होती है के बीच सर, में लॉन्ग होता है। तो रेंज रिदम ऐसा कह रहा है कि वो डिस्टेंस लॉन्ग की या रेंज फोर्स डिस्टेंस होती बहुत है, तो स्मॉल क्या है। हो गया फिर लॉन्ग रेंज है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो है ही, जैसे अर्थ और सन का मास है, और वहां पर अर्थ और सन के सिस्टम में उनके मासेस के कारण
ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है ड्यू टू मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ, दैट इज गिविंग अस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। 11th फिजिक्स में हमने एक सैटेलाइट टॉपिक किया, वहां इस बारे में समझा था हमने। बट माय क्वेश्चन इज कि ऐसा एटॉमिक लेवल पर क्यों नहीं होगा? व्हाई द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम? कुछ और पॉइंट किसी को समझ आया हो? डायग्राम देखकर कई बार समझ आ जाता है हमें। किसी को और कुछ पॉइंट समझ आया हो बच्चों? यस सताक्षी। So because masses बहुत ज्यादा कम है, माइक्रो masses है, यस राइट आंसर। पॉइंट चार्जेस हैं ये। हाँ, ये पॉइंट चार्जेस की बात नहीं है, या इनका मास बहुत कम है। अब इनका मास कम होने से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत वीक बनेगा। Why gravitational force is the weakest force of nature? It is because this G, called universal gravitational constant, is very small. It is in the range of 6.67 10 minus 11, और ये masses भी small है. So the force becomes very weak and is not sufficient to give the required centripetal force. But another force which is acting here is between the charges, between the electron and the proton. This is called electrostatic force, and this electrostatic force is responsible for the this electrostatic force is responsible to provide the centripetal force. तो ध्यान रहेगा बच्चों सबको कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आया। अब सेकंड पॉइंट है मेरा बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? किसी को याद है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? यस कशिश। Sir, mv square by r. Right answer by Kashish. It is m v square by r. And what is r here? R is the radius of this orbit, and what is v? V is the speed of electron, and electrostatic force is here k, charge of electron multiplied charge of proton divide by distance स्क्वायर। सो बच्चों मैं ये जो थ्योरी है अभी हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपल एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए मैंने प्रोटॉन का चार्ज भी ई लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ई लिया, और यहां से मेरे पास आ गया है बच्चों के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, सो हाफ के ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये किसका एक्सप्रेशन बन गया बच्चों? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये रदरफोर्ड ने कैलकुलेट करके दिखाया अपने मॉडल में, द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहां पर इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जीज प्रेजेंट हैं? इस डायग्राम को देखिए, एक एनर्जी तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दूसरा आपको बताना है कि यहाँ पर और कौन सी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास प्रेजेंट है इस समय। प्लीज रेज योर हैंड कि इलेक्ट्रॉन के पास और कौन कौन सी काइनेट एनर्जीज होंगी। काइनेटिक एनर्जी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। सो राइट आंसर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी यहाँ पर, राइट। सो अब हम बात करते हैं उसी पोटेंशियल एनर्जी की। तो क्या हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? तो यस, तो हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी is shown by the symbol U. It is given by K, product of charge divide by distance. So अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, एक प्रोटॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, डिस्टेंस R, so it is minus KE square by R. ध्यान रखना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में चार्ज को नेगेटिव पुट करना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के केस में, और सॉरी वहां पर कूलम्स फोर्स के केस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे थे, तो हमने नेगेटिव साइन को नहीं लिया था। नाउ व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन?
याद करो कि हम 11th क्लास में सैटेलाइट का भी ऐसा ही पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी निकालते थे, तो उसी तरह से हम प्रोसीड कर रहे हैं। टोटल एनर्जी के लिए हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी आया है ke²/2r और पोटेंशियल एनर्जी है -ke²/r। तो अगर आप इन सबको, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सो यू गेट दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ke²/r common 1/2 -1, so this is equal to -1/2 ke² divided by r. This is total energy of the revolving electron. Now please notice, क्या नोटिस किया आपने? थर्ड एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से and you will find something. क्या यहाँ पर आपको नोटिस हो रहा है? क्या अलग लग रहा है? You will see the negative sign here. What is the indication of this negative sign? What does this negative sign tell us? Please raise your hand. What is the indication of this negative sign? What it tells? क्या होता है बच्चों, अगर टोटल एनर्जी किसी सिस्टम का नेगेटिव आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम है। स्टेबिलिटी, it indicates stability, it indicates bounding nature, bounding, it indicates that electron is attractive to nucleus, electron is stable, electron is bounded to the nucleus। ठीक है, तो कैसे मुझे पता चला कि नेगेटिव साइन से ये सब शो होता है? देखिए एक एग्जांपल से याद करते हैं। हमने जब इलेक्ट्रोस्टैट किया फर्स्ट यूनिट, वहां पे हमने पढ़ा था ना, हमने डेरिवेशन करी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करिए वो एनर्जी ये होता था -PE cos थीटा। फिर हम करते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम एंगल को 0 लिखते थे और ये नेगेटिव आता था। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम एंगल को 180 करते थे तो ये पॉजिटिव आता था। तो व्हेन इज द डाइपोल इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल इन अन अनस्टेबल? तो देखिए अनस्टेबल तब हुआ व्हेन दिस एनर्जी बिकम पॉजिटिव, स्टेबल तब है जब व्हेन दिस एनर्जी इज नेगेटिव। सो द नेगेटिव साइन हियर शोज अ स्टेबिलिटी, a bounding system. It shows that electron is attracted to the nucleus, it shows electron is bounded to nucleus. So बच्चों इन सब तरह से काफी कुछ न्यूक्लियर मॉडल के बारे में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया, और रदरफोर्ड उस समय के बन गए हीरो, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, उन्होंने प्लेनेटरी मॉडल से इसको कंपेयर किया, उन्होंने मैथमेटिक्स भी अप्लाई किया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कितना है, और इन सब कैलकुलेशंस के बाद उन्होंने शो किया कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी नेगेटिव है, जिससे कि स्टेबिलिटी इंडिकेट होती है। और इस बेसिस पर उन्होंने कहा कि उनका मॉडल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स भी उस मॉडल को सेटिस्फाई कर रही है और शो हो रहा है कि यहाँ पर टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास का टॉपिक, हमारा यहाँ पर खत्म होता है। कल नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि रदरफोर्ड से क्या गलती हुई, किस तरह से उसका मॉडल फेल हो गया, और नेक्स्ट बोर्स मॉडल ने कैसे उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। तो तब तक के लिए आप एनसीईआरटी से इस टॉपिक को रिवाइज करके रखिए। इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लॉजेस से अप्रोच पर एक एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12.2 दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को ट्राई करके रखिए, और बाकी हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।